will see you in the court. आपको मैं कोर्ट में देख लूंगा। क्रिमिनल लॉ में किस किस टाइप के केसेस जो हैं आपने फेस किए? बीइंग एन एडवोकेट, रोज क्रिमिनल लॉ में हम काम कर रहे हैं। बहुत सारे पॉक्सो केसेस, बहुत सारे रेप केसेस। आप तो ये गलत कर रहे हो यार, आप किसी क्रिमिनल को बचा रहे हो। जजेस से ये सीखा कि जिस दिन से हमने काला कोट पहना और बैंड पहन के कोर्ट में जो गाउन पहन के अपीयर होते हैं, उसके बाद से फिर हमें पब्लिक परसेप्शन जैसा कुछ नहीं होता। थोड़े टाइम बाद ये लगा कि ये क्रिमिनल्स से डर के अगर हम वकालत करेंगे तो वकालत जो है नहीं होगी। एजुकेशन लॉ की क्या महत्वता है हमारे लीगल सिस्टम में? डीयू के कितने, मैंने पीआईएल बहुत ही फेमस जो है मेरी पीआईएल भी जो है रही है, आप उसको सर्च कर सकते हैं। सर इसमें ईडब्ल्यूएस कोटे में एडमिशन हो जाएगा? बोले नो नो नो, वी डोंट हैव एनी ईडब्ल्यूएस कोटा राइट। इतने अवेयरनेस के बाद तो मेरा जेन्युइन ये सवाल है कि क्या एलिमनी मिलना इतना आसान है? जो 50,000 कमाने वाला पर्सन, अब उसके ऊपर आपने 1 लाख रुपए की एल्यूमिनी मांगी, हाँ, हाउ इट इज पॉसिबल जो है, कहाँ से देगा? तो कोर्ट को भी ये आती है। कल परसों की बात है, आपने शायद हाई कोर्ट में ही मीडिएटर अपॉइंटमेंट पे हाई कोर्ट के खिलाफ प्ली डाल दी, वो क्या केस था? लॉयर्स के राइट की ये बात थी, कहीं मुझे लगता है अपने राइट्स के लिए भी जो है हमें लड़ना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मेरा नाम है अर्पित अरोड़ा और आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण गेस्ट शिवम श्रीवास्तव जी, जो दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत ही रिनाउंड डिफेंस लॉयर हैं और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के भारत सरकार के यंगेस्ट वकील भी हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में और आप अपने बारे में कुछ बताइए। थैंक यू सो मच अर्पित, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कि जो है आपने इस प्लेटफॉर्म पे मीडिया दर्शन पे मेरे को इनवाइट किया और इंट्रो आपने बेसिक एक एडवोकेट की इंट्रो एडवोकेसी से होती है, वो आपने पहले ही जो है मुझे दे दिया कि मैं अभी लेटेस्ट जो है भारत सरकार का सुप्रीम कोर्ट में सबसे यंगेस्ट काउंसिल अपॉइंट हुआ हूँ। यंगेस्ट काउंसिल में से यू कैन से कि एक हूँ जो है, बिकॉज बहुत पूरी टीम है भारत सरकार की और दिल्ली हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी, इंक्लूडिंग ट्रिब्यूनल्स लाइक एनजीटी, कैट और सब में मैं अपीयर होता रहा हूँ। और डिफेंस के रूप में जो है मैं लास्ट काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ और कई सारे महत्वपूर्ण केसेस का मैं पार्ट रहा हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट पीआईएल्स, कुछ रिफॉर्मेशन, और इन सारे चीज़ों को मिला करके जो है वो वकालत की शुरुआत जो मैंने करी वो कैंपस लॉ सेंटर से जो है मैंने पढ़ाई करी। उसके बाद फिर मैं कुछ दिन पार्लियामेंट में, उसके पहले साथ साथ ही जुड़ा रहा और मैं पार्लियामेंट में भी जो है कुछ मेंबर्स के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और मिनिस्टर्स के लिए मैं कंटिन्यू उनके लेजिस्लेटिव वर्क्स जो है करता था और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का भी एक अच्छा खासा जो है एक्सपोजर मैंने लिया है और उसमें काम किया है, जिसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट बिल्स का मैं पार्ट रहा हूँ, कुछ प्राइवेट मेंबर बिल्स। राइट नाउ अभी मैं एडवोकेसी के साथ साथ जो है समय कम मिलता है, बट फिर भी मैं कई सारे जो है नाम तो क्या लेना, बट स्टिल जो है मैं कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और जो मिनिस्टर्स के लिए अभी भी उनकी स्पीच राइटिंग और उनकी जो है पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी लेजिस्लेटिव वर्क होते हैं उनको मैं करता हूँ। उनमें बिल्स हो गए और जो है उनके स्पीचेज हो गए, उनके प्रोसीजरल पार्ट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लॉ की तरीके से ही जो है मैं सेम उसमें भी इन्वॉल्व रहा हूँ और राइट नाउ अभी भी जो है मैं कोर्ट्स में डेली एज एन एडवोकेट जो है मैं भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट में केसेस, अपने प्राइवेट केसेस और हाई कोर्ट में सर्विस के मैटर, कुछ जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशूज़ हैं उनके रिगार्डिंग, और स्टूडेंट्स और जो है वकीलों के जो है भी मुद्दे मैं लगातार उठाता रहा हूँ। तो बहुत खूब सर। तो मेरा पहला सवाल जो आपसे बिल्कुल आपको बैकग्राउंड तक ले जाने के लिए कि जब आपने इस फील्ड में कदम रखा तो क्या ये प्री डिसाइडेड था कि मुझे एक लॉयर बनना है, मतलब मुझे लीगल सिस्टम में ही एंट्री लेनी है, या मतलब आगे चलते चलते आपको कुछ मोटिवेशन आई कि मेरे को लॉ कर लेनी चाहिए? एक्चुअली इफ आई एम ऑनेस्टली सेइंग कि जो पहले से प्री डिसाइडेड था, मैं थोड़ा सा ईश्वरवादी आदमी हूँ, तो मैं मानता हूँ कि डेस्टिनी डिसाइड करती है। मैंने पहले बिल्कुल इनिशियली नहीं सोचा था, बट स्टिल माइंड में एक एडवोकेट्स को लेकर के, एक काले कोट के लेकर के एक रिस्पेक्ट थी और ये लगता था कि जो है जब हम, अगर आप जो है और थोड़े पीछे जाएंगे बिफोर 1947 जी, बिफोर फ्रीडम, आज़ादी से पहले, तो आप देखेंगे कि सारे जितने मूवमेंट्स में थे और जिसमें उसमें लीडर्स थे, जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उसमें लॉयर्स का एक बहुत बड़ा जो है रोल रहा है। हमारे वो चाहे
उसमें महात्मा गांधी हों, जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कमेटी हो, और राइट नाउ अभी जिस कॉन्स्टिट्यूशन की सब कोई दुहाई देते हैं वो बड़ा पॉलिटिकल विषय है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, बट स्टिल उस पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को बनाने वाले, उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में जो लोग थे उसमें मोस्टली लॉयर्स थे। और क्योंकि एज एन बीइंग एन एडवोकेट जो है ना, आप चीज़ों को समझते हैं कि जो है आपके क्या राइट्स हैं, समाज में क्या गलत हो रहा है। जी। तो इनिशियली ये माइंड्स में मेरे भी आते थे कि जो है कैसे ये जो सिस्टम में जो खराबियां हैं, जो कुछ भी गड़बड़ी है, इसको कैसे जो है दूर कर सकते हैं, कैसे लड़ सकते हैं। तो मुझे जो है लगा कि बीइंग एन एडवोकेट के रूप में जो है आप बहुत सारे जो है सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे ये चीज़ें डिसाइड हुई और उसके बाद फिर मैंने यह प्रोफेशन ज्वाइन किया। और फैमिली बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो आप फर्स्ट जनरेशन है या सेकंड जनरेशन? तो आप कह सकते हैं जो है बेसिकली अर्पित की जो है मैं जनरेशन गैप एडवोकेट था, बिकॉज माय दादू वाज आल्सो एन एडवोकेट, डॉक्टर RCL श्रीवास्तवा, जो कि बड़े रेनाउंड एडवोकेट थे। तो मैंने अपने घर में वो सारी चीज़ें जो है एडवोकेसी को देखा था कि कैसे जो है, और वो तो पुराने वर्ड्स यूज होते थे कि मौकिल आ रहा है जो है, और जो है दस्तावेज़ तैयार करने हैं, जो है हमें जिरह बनानी है। तो वो चीज़ों को था एक माइंड में, तो जो है बचपन से जो चीज़ आप देखते हैं ना वो घर कर जाती है जी। आपके। तो एडवोकेसी को लेके एक रिस्पेक्ट तो था, थोड़े थोड़े एज के साथ जो है वो क्लैरिटी आई जो है मेरे को। और फिर फर्स्ट जनरेशन आप कह सकते हैं, यस आई एम द फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट राइट नाउ, बिकॉज जब मैं एंट्री किया इस प्रोफेशन में, आई हैव नो सीनियर, आई हैव नो केस। अगर मैं सेकेंड जनरेशन अपने आप को तब काउंट करता जब कोई मेरा पर्सन होता, कोई मेरा नोन होता, हाँ। जिसके चैम्बर में डायरेक्टली एंट्री करता और उनके केसेस होते हैं, उनके ब्रीफ्स, और मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करता। डायरेक्ट तो मैंने अपीयरेंस। बिल्कुल जो है फर्स्ट जनरेशन की तरह से डे फर्स्ट जो है, जैसे कहते हैं ना, खुद ही कुआं खोदा और खुद ही पानी निकाला, उस कॉन्सेप्ट से जो है स्टार्ट करी। तो और प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूं तो जब आपने स्टार्ट करी, जैसे कि अभी रिसेंटली वो हुआ कि जुडिशरी का एग्जाम अपीयर करने के लिए आपको 3 साल की प्रैक्टिस जरूरी है, जिसकी वजह से मोस्टली स्टूडेंट जो सीधा जुडिशरी अपीयर करना चाह रहे थे उन्हें अब जाना पड़ रहा है प्रैक्टिस करने के लिए, बिकॉज हमारा ये रूल आ गया है। तो जब आपने शुरू करी प्रैक्टिस, तब आपको कैसा एक्सपीरियंस मिला, कैसा एक्सपोजर मिला एज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर? एक्चुअली डे फर्स्ट जो है ना, जब मैंने कैंपस लॉ सेंटर में एडमिशन लेने से पहले ही डिसाइड हो गया था कि मेरे को प्रैक्टिस ही करनी है जी। डिफरेंट, मुझे जुडिशरी में नहीं जाना। तब तो खैर ऐसा रूल था भी नहीं 3 ईयर प्रैक्टिसिंग रूल, बट स्टिल मैंने एक चीज़ जो है देखी कि स्टूडेंट्स जो मेरे साथ में थे, फ्रेंड्स, और उन्हें लिटिगेशन उनकी सबसे लास्ट ऑप्शन होती थी कि जब जो है जुडिशरी कर लें, गवर्नमेंट एग्जाम्स कर लें, और कुछ ऐसा नहीं होगा तो फिर मैं अल्टीमेट लास्ट बोलते थे जो है कि कुछ नहीं होगा तो फिर ठीक है, लास्ट में तो प्रैक्टिस कर ही लेंगे, लिटिगेशन कर लेंगे। बट मेरा डे फर्स्ट से गोल था कि मेरे को लिटिगेशन करनी है, और डे फर्स्ट से ही मैंने कोर्ट जाना स्टार्ट कर दिया था, ड्यूरिंग जस्ट लाइक एन इंटर्नशिप सीनियर्स को ज्वाइन किया। तो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट के रूप में जो है मेरी स्ट्रगल बहुत सारी थी। वो मतलब मैं कुछ ऐसे कहूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल कुछ अलग नहीं थी। फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट के रूप में जो सारे एडवोकेट्स को प्रॉब्लम फेस होती है कि यंग मैन हु हैज़ नो सीनियर, नो केस, नो प्लेस, तो ना आपके पास सीनियर है, ना कोई बताने वाला है, और ना तो आपके पास जो है केसेस हैं, तो आप कैसे सीखोगे? बिकॉज हम प्रैक्टिकली कोर्ट्स में कुछ और होती हैं, पढ़ के कुछ और आया है। प्रोसीजरल पार्ट आप जो है कैसे स्टडी करोगे, उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके एक गाइडेंस मिले। उस गाइडेंस के लिए जो है मैंने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से जो है स्टार्ट की, देन फिर मैं हाई कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट जो है आया, और इस तरीके से जर्नी की शुरुआत हुई। बिल्कुल बेस लेवल से जो है मैंने केसेस भी जो है किए, और सारी चीज़ें एक फ़्लो में जो है जैसे कहते हैं कि वो चलती रही डायरेक्टली एक दिन में। एक्चुअल में ये प्रोफेशन थोड़ा सा टाइम टेकन है, इफ़ आई एम ऑनेस्टली सेइंग कि थोड़ा टाइम ये तो एक दिन में आपको कुछ चीज़ें नहीं सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो टाइम लेती हैं। बट हाँ, स्टिल वो चीज़ें रहीं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फिर हाई कोर्ट आया, फिर सुप्रीम कोर्ट आया, फिर डिफरेंट फॉरम्स में भी अपीयर होता हूँ। तो इस तरीके से जर्नी की शुरुआत रही। तो इसमें कुछ ऐसे आम स्ट्रगल जो आपके लिए आम ना रहे हों जब शुरू की हो? आम ना रहे हों जस्ट लाइक कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबकी क्वेरी इस पे आती है कि आपने लॉ कर लिया और सारी चीज़ें जो है, उसके बाद अर्निंग कैसे होगी। जी।
सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो है कोई भी प्रोफेशन आप चूज करते हो तो उसमें वो होती है कि आफ्टर कॉलेज जो है आप इतना अर्न करोगे, आप जो है ऐसे करोगे। बट इनिशियली सबसे बड़ा जो बीइंग एन फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट मेरे लिए भी चैलेंज था जो है कि फाइनेंशियली अपने आप को कैसे स्टेबल करना है, क्योंकि कोई सीनियर्स आपको जो है पे नहीं करते हैं, जनरली नहीं करते हैं, हाँ। करते भी हैं कुछ सीनियर्स बहुत अच्छा भी करते हैं, जनरली नहीं करते हैं। और जो है फिर आप ऐसा होता है कि बेसिक एक्सपेंस भी आपके नहीं निकलते हैं या करते हैं बहुत थोड़े जितने वो पे कर रहे हैं। फिर दिल्ली की आपको पता है लाइफ स्टाइल ही अपने आप में बहुत महंगी है, तो वो अपने आप में एक चैलेंजिंग हो जाता है कि अब क्योंकि आप एडवोकेट हो गए, वकील साहब हो गए, रोज़ काला कोट पहन के जाओगे, सोसाइटी में सारे लोग जो आपको एक रिस्पेक्ट देते हैं, बट आपके साथ इसके साथ आपको ना अपने आप को मेंटेन करना एक आपके लिए चैलेंज हो जाता है कि आपके पास अर्निंग नहीं है स्टार्टिंग में, और जो है केसेस नहीं है। सीनियर्स के साथ आप बहुत सारी चीज़ें रोज़ सीखते हो, आपके सीनियर्स भी बड़े हेल्पफुल होते हैं, मोस्टली सीनियर्स हेल्पफुल होते हैं और अपने जूनियर्स से अच्छा ट्रीट करते हैं कि उन्हें कुछ जो है सीखा जा सके। बट स्टिल कई बार ऐसे वो गैप होती है कि कोई डायरेक्ट कोई आपका कोई ऐसे रिलेटिव नहीं है ना कि आपने सीधा बता दिया। मैंने वो चीज़ें बहुत थोड़ी कम फेस करी। मैं लकी हूँ, मैं मानता हूँ कि मेरे सीनियर्स बहुत अच्छे रहे जिनके जो है रीजन से जो मुझे वहाँ से ज्ञान मिला, उनसे सीखा, आज वही परफॉर्म कर रहा हूँ। तो बट स्टिल सबसे बड़ी एक फाइनेंस की होती है, दूसरा आपके पास केस नहीं होता, आपको सीनियर्स अपॉर्चुनिटी नहीं देता हाँ। कि जो है आप उनके केस में जा करके ना आप आर्ग्यू कर लो। क्यों? अपीयर हो उनको ये लगता है कि केस अगर गलती से भी ख़राब हो गया या कुछ ऐसे जो है इम्प्यून ऑर्डर जो है अगेंस्ट में आ गया तो उनका क्लाइंट ख़राब हो जाएगा, तो वो रिस्क नहीं लेते, तो आपको अपॉर्चुनिटी भी कम मिलती है जी। जो है। ये सारी चीज़ें सारे यंग एडवोकेट्स जो है फेस करते हैं और वो मैंने भी फेस किया। ओके, तो अब हम आते हैं दिल्ली हाई कोर्ट पे, जहां आप बहुत ही नामचीन लॉयर हैं बेसिकली एंड मोस्टली इन डिफेंस। आपके डिफेंस के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिनाउंड केसेस हैं, और स्पेशली आप क्रिमिनल लॉ में काम कर रहे हैं, मतलब आप क्रिमिनल लॉ में भी काम कर चुके हैं। तो क्रिमिनल लॉ में किस किस टाइप के केसेस जो हैं आपने फेस किए? एक्चुअली आपने कहा कि आपने क्रिमिनल लॉ में भी काम कर चुके हैं जो है, बीइंग एन एडवोकेट रोज क्रिमिनल लॉ में हम काम कर रहे हैं। एंड एपिलेट साइड के वकील के कारण जो है मैं ये नहीं कह सकता ओनली क्रिमिनल लॉ में, मैं सर्विस मैटर भी कर रहा हूँ, एनजीटी में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी अपीयर हो रहा हूँ, एंड बहुत सारे जो है सिविल मैटर भी कर रहा हूँ, कॉमर्शियल। क्रिमिनल से मेरी स्टार्टिंग जो है हुई, और क्रिमिनल से स्टार्टिंग जो है ऐसे रही बेसिक जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो है स्टार्टिंग रही एफआईआर केसेस से। उसमें मैंने बहुत सारे जो है पॉक्सो के केसेस, रेप के केसेस, क्योंकि प्रोफेशनल इथिक्स और जो है क्लाइंट की प्राइवेसी के रीज़न से मैं वो केसेस के नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें से बहुत सारे केसेस अभी भी अंडर ट्रायल हैं, जिनको कुछ को मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो केसेस चल रहे हैं, जो मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट किया था और सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो केसेस चल रहे हैं, और मैं ही उसमें एडवोकेट हूँ। बहुत सारे पॉक्सो केसेस, बहुत सारे रेप केसेस, एंड कुछ अभी राइट नाउ इनिशियल चेंजेस में जिसमें मैं जो है परस्यू कर रहा हूँ नया, जिसमें साइबर क्राइम के बहुत सारे केसेस हैं, साइबर फ्रॉड में भी। तो ऐसे सारे जो है केसेस रहे, और मोस्टली केसेस में मैं डिफेंस के रोल में रहा। प्रोसिक्यूशन में भी मैंने किया है, लेकिन रेप के मैटर में बड़े फेमस से केसेस जो है, जो मैं वो आपको केस के नाम नहीं डिस्क्लोज करूँगा, जी। पॉक्सो के केसेस में, साइबर के केसेस में अभी भी मैं कर रहा हूँ और कंटिन्यू उसमें वर्किंग। ओके, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मेरे पास एक सवाल आया कि मतलब जैसे आप डिफेंस के केसेस लड़ रहे हैं, डिफेंस साइड से आप मोस्टली केसेस लड़ रहे हैं, और उसके अंदर जैसे आपने बताया पॉक्सो के केसेस भी बहुत से आते हैं आपके पास, रेप केसेस भी आप डील कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको लगता है कि पब्लिक परसेप्शन जो है वो आपके लिए कहीं ना कहीं रॉन्ग जा रहा है? मतलब किसी ने आपको आके बोला हो कि भाई आप तो ये गलत कर रहे हो यार, आप किसी क्रिमिनल को बचा रहे हो, तो मतलब पब्लिक परसेप्शन से आप कैसे डील करते हैं? पब्लिक परसेप्शन जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल अर्पित, आपने ये क्वेश्चन जो है पूछा, और जो है इसके लिए मैं आपको थैंक यू करता हूँ, क्योंकि जनरली बीइंग एन एडवोकेट्स की जो है ना मैनेज करना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। बट डे फर्स्ट हमने अपने सीनियर्स से, जजेस से सीखा कि जिस दिन से हमने काला कोट पहना और बैंड पहन के कोर्ट में जो गाउन पहन के अपीयर होते हैं, उसके बाद से फिर हमें पब्लिक परसेप्शन जैसा कुछ नहीं होता। कोर्ट की चीज़ें जो है हमें लगता है कि वी आर दी पावरफुल कम्युनिटी, और जो है पब्लिक परसेप्शन हाँ हो सकता हो हमारे अगेंस्ट जाता है, बट स्टिल जो है कॉन्स्टिट्यूशन सबको एक इक्वल राइट जो है
देता है, सबके फंडामेंटल राइट्स हैं, यू विल नॉट डिसाइड दीज थिंग्स कि ही इज ए क्रिमिनल राइट नाउ आफ्टर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल वो एक्विटल होता है, तो हाउ कैन यू से डैट कि वो पर्सन जो है एक क्रिमिनल था। और पब्लिक परसेप्शन की बात रही, पब्लिक का मूड ऐसा होता है कि उन्हें सारी बातें, केस की डिटेल्स नहीं पता होती हैं, वो हमें पता होती हैं, बट स्टिल मुझे ये लगता है, और बीइंग एन एडवोकेट यही जो है सारे फॉलो अप करते हैं कि जब जो भी आपका क्लाइंट है या जो भी यू कैन से अक्यूज पर्सन जो कुछ भी है, तो उसके राइट्स हैं जो है। अगर आपको पता होगा कुछ केसेस में जो है मैं बिल्कुल प्रो बोनो केसेस कर रहा हूँ, फ्री केसेस कर रहा हूँ, जिसमें चाइल्ड जो है क्रिमिनल्स हैं, छोटे बच्चे माइनर क्रिमिनल्स हैं जो अभी जिनमें कुछ तो कन्विक्ट भी जो है हो गए, फिर उनके लिए मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील फाइल कर रहा हूँ उन केसेस में। बट सोसाइटी का मोटिव ये होता है कि जो है कुछ भी चीज़ को बहुत तेज़ी से जो है ना सोसाइटी का परसेप्शन डिफरेंट होता है, एंड बीइंग एन एडवोकेट हम देखते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और जो है उसके ह्यूमन राइट्स बेसिक हैं। और आपको पता है होगा कि जो है कोर्ट में अगर आपके पास कोई एडवोकेट नहीं है, हाँ, तो कोर्ट अपनी तरफ से जो है खुद जो है वो उसकी लीगल एड सर्विसेज हैं, आपको एडवोकेट प्रोवाइड करती है। कोर्ट का वर्डिक्ट है कि 100 क्रिमिनल्स जो है बेशक छूट जाएं, एक गुनाहगार को सजा नहीं होनी चाहिए, तो हम अपने क्लाइंट्स के लिए फ़ाइट करते हैं। पब्लिक परसेप्शन से मैनेज करना पहले इनिशियल डेज में तो मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम देती थी ये चीज़ें, बट कि जो है लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, जो है नया नया था तो बहुत सारी चीज़ों में डर भी लगता था जो है कैसे करना, कि लोग क्या कहेंगे कि आप एक जो है रेपिस्ट की वकालत कर रहे हो। बट थोड़े टाइम में समझ में आई कि पब्लिक का परसेप्शन चेंज होता रहता है समय के साथ साथ जो है, बट ज़रूरी ये है कि आपने जो एडवोकेट के रूप में आपने वो जिस दिन ओथ अपने वो करी थी कि मैं उस अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करूंगा वकालतनामा साइन करने के बाद, उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए। पब्लिक परसेप्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा अब मैटर नहीं करता। और रही बात जो अभी आपने बोला कि स्टार्टिंग में एक डर भी था, तो उसी डर से मेरा सवाल कि कभी ऐसे केसेस के अंदर कोई थ्रेट्स फेस किए हो आपने, कोई धमकी कॉल आई हो, क्योंकि आज की डेट में तो सरकार खुद धमकी दिलवा देती है लोगों को, कोई गलत चीज़ हो रही होती है, तो आप तो फिर भी मतलब क्रिमिनल लॉ में है, तो आपको कभी ऐसे कोई फेस हुआ हो कि थ्रेट कॉल आई हो या पकड़ लिया हो कहीं, समथिंग लाइक? थ्रेट्स कॉल्स यू कैन आप कह सकते हैं कि कॉल तो नहीं, बट हाँ इनिशियली जो है जब मैं बहुत सारे क्रिमिनल केसेस में, जैसे कुछ रेप के मैटर में और कुछ जो है मैं नाम नहीं लूँगा, बट हाँ मैं कुछ जो है गैंगस्टर्स के अगेंस्ट केसेस कर रहा था, पर डिफेंस के साथ साथ ये मेरे प्रो बोनो केस था। इनिशियल डेज में आप में जोश ज़्यादा होता है जी, जो है बहुत सारी चीज़ों की सही गलत की भी समझ धीरे धीरे डेवलप होती है। तो मैंने एक विक्टिम का जो है केस कर रहा था और उधर से जो है मैंने उनकी बेल नहीं होने दी और चीज़ें, तो वहाँ से कंटिन्यू जो है मेरे को कोर्ट्स के अंदर पहले तो आते थे, ऑफर्स आते थे, बट थोड़े टाइम बाद जो है फिर उनकी तरफ से जो है ऐसा रहा कि जो है थ्रेट्स हुए जो है कहीं पे जो है मेरे को उन्होंने जो कुछ भी किया, बट एडवोकेट के रूप में जो है ना आपको लगती है कि थोड़े दिन में डर निकल जाता है कि कोई मेरा जो है कुछ नहीं कर सकता। अल्टीमेट जो है ना कि मैं कोर्ट में हूँ और हमारी यूनियन लॉयर्स की बॉडी हमारे साथ जो है खड़ी मिलेगी। बट हाँ इनिशियली थोड़ी बहुत चीज़ें ये मैंने फेस करी थी जो है कि जिसमें थ्रेट्स आते हैं और बहुत बड़े उससे, तो पहले तो मैं भी घबरा के अपने सीनियर्स को जो है इन्वॉल्व किया, फिर उस पर मैंने जो है एक्शन भी लिया, पुलिस कंप्लेन करी, उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया, फिर उन्हें मैंने सज़ा कराई और अभी भी जो है वो तिहाड़ में जो है वो कन्विक्टेड पर्सन है, हाई कोर्ट में अभी भी वो केसेस जो है पेंडिंग चल रहे हैं। बट थोड़े टाइम बाद ये लगा कि ये क्रिमिनल्स से डर के अगर हम वकालत करेंगे तो वकालत जो है नहीं होगी, तो अभी मैं बहुत सारे प्रो बोनो केसेस ऐसे भी जो है कि जैसे मैं अभी जेल विजिट पे गया था। हाँ, जेल विजिट इन द सेंस कि मैं अपने क्लाइंट से मिलने गया और वो जुवेनाइल था मेरा क्लाइंट, तो वहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे जो है जिनको बेकसूर हैं और वहाँ पे हैं क्योंकि कोई लीगल असिस्टेंस नहीं है, तो मुझे लगा कि उस डर से बड़ा है जो है कहीं ना कहीं ये कि मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूं, और फिर जो है चीज़ें मैं करता चल रहा हूँ। और जैसे आपने अभी बताया कि आप मल्टीपल काउंसिल्स, मतलब आप यूनियन काउंसिल में भी काम कर रहे हैं, उससे पहले आप लेजिस्लेशन में भी काम करके आ चुके हैं, पार्लियामेंट में रह के, तो इन सब से मतलब जब आप ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही रिनाउंड काउंसिल दैट इज सरकार, भारत सरकार के लिए आप वकालत का काम कर रहे हैं, साथ साथ आप प्राइवेट केसेस भी ले रहे हैं,
तो ये दोनों मैनेज कैसे करते हो? मैनेज इन द सेंस भारत सरकार के वकील के रूप में आपकी जो है थोड़ी लिमिटेशन होती है कि आप भारत सरकार के अगेंस्ट जो है, क्योंकि एज ए टर्म यूज करते हैं हम रिटेनरशिप जो है, जी। तो रिटेन कर जो है भारत सरकार आपको करती है, तो जिसके आप काउंसिल अपॉइंट हुए हो वो फिर उसके अगेंस्ट आप कोई केस जो है कहीं पे भी नहीं कर सकते, किसी भी फोरम में नहीं कर सकते हो। तो पहले तो मैं यूनियन ऑफ इंडिया के आगे, क्योंकि सर्विस मैटर में बहुत सारे मैं जो है यूनियन ऑफ इंडिया उसमें पार्टी होती थी, बट राइट नाउ मैं यूनियन ऑफ इंडिया का काउंसिल हूँ सुप्रीम कोर्ट में। तो अब मैं भारत सरकार के लिए अपीयर होता हूँ, उन्हें जो है प्रोटेक्ट करता हूँ, उनके लिए आर्ग्यूमेंट्स जो है करता हूँ। प्राइवेट केसेस में ये भारत सरकार के केसेस को छोड़ करके बाकी जो है केसेस में, जैसे क्रिमिनल केसेस में स्टेट पार्टी होती है, अब जिसमें यूनियन पार्टी होती है वो केसेस जो है मैं अब नहीं करता हूँ। पहले मैंने जो है वो केसेस किए हैं, सिविल रीट्स जो है, अभी उसमें से मैंने अपना वकालतनामा विड्रॉ जो है किया। उसमें कई सारे जो है फेमस केसेस थे मेरे, जिसमें मैं असिस्टेंस के रूप में भी रहा, मैंने ब्रीफ भी किया सीनियर्स को, और जिसमें मैंने बहुत सारे में मैंने खुद आर्ग्यू भी किया। तो ऐसे कई सारे केसेस, बट वो मैनेज करना थोड़ा सा एक होता है, हैक्टिक होता है। तो बीइंग एन एडवोकेट कहते हैं ना कि जो है सबसे आजकल जॉब में ट्रेंड चल रही है कि वर्क लाइफ बैलेंस, हाँ। बट वी कैन से अभी एक हाई कोर्ट के जज साहब का कोर्ट था, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा जज साहब, वो उनके स्टेटमेंट था कि जो है इन दिस प्रोफेशन राइट नाउ ना कि देयर इज़ नो वर्क लाइफ बैलेंस, देयर इज़ ओनली वर्क एंड दिस इज़ द लाइफ। तो दोनों को मैनेज करना मेरे लिए भी सेम ऐसा ही है कि देयर इज़ ओनली वर्क, कि सुबह में मैनेज करना है कि 30 तारीख भी केस लगा है, सुप्रीम कोर्ट में यूनियन का भी केस है, हाई कोर्ट में जो है कोई फ्रेश मैटर है, तो उन सबको हम मैनेज करते हैं। ये पूरी टीम वर्क है, और जो है मेरी जूनियर्स एसोसिएट्स वो सारे मिल करके फिर हम एज एन टीम वर्क जो है इसको काम करते हैं। तो अगर अब मैं बात करूं एजुकेशन लॉ की हमारे इंडिया में, तो एजुकेशन लॉ की किस तरह से इम्पोर्टेंस जो है वो बनी हुई है हमारे लीगल सिस्टम में? क्योंकि क्रिमिनल केसेस में जो है हर वकील जाना चाहता है, हर वकील को लगता है कि मैं डिफेंस करूंगा, मैं इसके खिलाफ जाऊंगा या मैं इसके पक्ष में जाऊंगा। क्रिमिनल केसेस, पॉक्सो और जो ये डाइवोर्स केसेस आपके जितने भी आते हैं, वकीलों को तो स्टार्टिंग में ही लोग बता देते हैं कि आपको क्रिमिनल में जाना है, आपको मैट्रिमोनियल साइड में केसेस लड़ने हैं। तो एजुकेशन सिस्टम का क्या, एजुकेशन लॉ की क्या महत्वता है हमारे लीगल सिस्टम में? फर्स्ट ऑफ ऑल अर्पित, आपने ये क्वेश्चन रेज किया एजुकेशन लॉ में जो है, बहुतों को मुझे क्रिमिनल लॉ के साथ साथ जो है मेरी एक बड़ी एक्सपर्टीज़ है जो है एजुकेशन लॉ में। मैं एजुकेशन लॉ में मतलब डेली अपीयर होता हूँ, और बहुत सारे केसेस जो है जो कि मैं एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके अगेंस्ट में भी जो है केसेस मैंने कर रखे हैं, और जो है एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी केसेस कर रखे हैं। जस्ट लाइक मैंने बहुत सारे स्कूल्स का मैं काउंसिल रहा हूँ, ओके। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए जो है काउंसिल यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट रहा हूँ, और कई सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए अपीयर भी हुआ हूँ जी। जो है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि जो है क्रिमिनल लॉयर सबको बनना है जो है, बट एक ये बिल्कुल सेपरेट एंड डिफरेंट फील्ड है एजुकेशन जो है लॉ, जिसमें लोगों की खासकर अगर मैं कहूँ जो है जो यंग जनरेशन है उनका कोई जो है इस पे मोटिव नहीं है, कोई भी एजुकेशन लॉयर नहीं बनना चाहता। अच्छा, मेरी तो एक बैकग्राउंड रही, क्योंकि मदर फादर और जो है सारी चीज़ें एजुकेशन सिस्टम से इन्वॉल्व रही फैमिली, तो मैं उस चीज़ों को बचपन से देखी, एजुकेशन में जो है क्या क्या जो है प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या उसमें सॉल्यूशंस आ सकते हैं, क्योंकि हम घर में भी वो चीज़ें डिस्कस करते हैं। जी। तो एजुकेशन के रूप में मैंने बहुत सारे जो है एजुकेशन के केसेस जो है कर रहा हूँ। जैसे बहुत सारे दिल्ली के स्कूल्स को मैंने डीएफिलेट हुए थे सीबीएसई ने, फिर मैंने उनको रीएफिलेट करवाया, और कई सारे स्टूडेंट्स को के लिए जो है फिर मैंने स्कूल्स के अगेंस्ट में भी केस किया जो है एडमिशन प्रोसेस को लेकर के। डीयू के कितने मैंने पीआईएल, बहुत ही फेमस जो है मेरी पीआईएल भी जो है रही है, आप उसको सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे या गूगल पे जा कर के। जो है मैंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है इंस्टीट्यूशंस के लिए जो है पीआईएल्स की हैं। Okay. स्टूडेंट्स के एवरी ईयर जो है जब अभी एडमिशन प्रोसेस डीयू के स्टार्ट होंगे या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, तो उसके मैं जो है केसेस करता हूँ। और एजुकेशन लॉ की एक्चुअल में बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे कॉलेज कोर्स में भी हमें एजुकेशन लॉ स्पेशली कुछ नहीं पढ़ाया गया। जी। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं जो है क्रिमिनल लॉ पढ़ाते हैं, क्योंकि वो सोसाइटी की नीड है। मैं आपने कहा कि मैट्रिमोनियल केसेस करने हैं जो है, क्रिमिनल केसेस करने हैं जो है, या जैसे जाना है, मैंने एक डिफरेंट पाथ, ये स्टार्टिंग से ही जो है क्लैरिटी थी कि जो है एक कुछ डिफरेंट करना है,
कुछ डिफरेंट में, फिर ये एजुकेशन फील्ड जो है ना मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती थी। तो इसके रिफॉर्मेशन को लेके मैं अक्सर सोचता था जो है कि ये प्रॉब्लम से इसका सोल्यूशन कैसे आएगा। तो मुझे लगी Right. कि जो है मैं कैसे जो है टीचर्स के राइट्स को लेकर के जो है कहाँ पे हम एक आवाज़ उठा सकते हैं, वो कोर्ट जो है मुझे स्टार्टिंग से लगती थी। तो फिर मैंने उसके रिगार्डिंग कई सारे जो है मैटर्स मैंने एजुकेशन के रेज आउट किए, और अभी भी रिसेंट में बहुत सारे मैटर्स में और कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के मैं काउंसिल में हूँ, परमानेंट काउंसिल हूँ, मैं उनकी रिटेनरशिप पे हूँ। और स्कूल्स के लिए, टीचर्स के लिए, उनके लिए भी कंटिन्यू मैं फाइट करता रहता हूँ। अच्छा, तो मेरे को आपसे ये जानना है कि जिस तरह से फेम अगर हम वर्ड यूज करें, कि जिस तरह से सारे केसेस की बात चर्चा पूरे वर्ल्ड में होती है, पूरे इंडिया में होती है कि इसने फलाने का मर्डर कर दिया, इसने रेप कर दिया, ये सारे केसेस बहुत प्रोमिनेंट रहते हैं। और एजुकेशन सिस्टम पे हम बात कर रहे थे, तो उसके अंदर इकोनॉमिकल वीक सेक्शन, दैट इज ईडब्ल्यूएस, उसका 10% कोटे की रिजर्वेशन जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम देता है। तो उससे रिलेटेड किस टाइप के केसेस आपको देखने को मिलते हैं, या आपने? एवरी ईयर अर्पित, जो है अभी जैसे स्कूल से स्टार्ट हुए, आप देख सकते हो कि जो रोस्टर होती है, डिसाइड हाँ। होती है एजुकेशन की जो है, उसमें मल्टीपल केसेस, भर के कॉज लिस्ट जो लगती है केसेस की, आप उनमें चेक करोगे तो पूरे 100 150 केसेज एक दिन के लिए लिस्टेड होते हैं। ईडब्ल्यूएस की जो है गवर्नमेंट ने एक कोर्ट ने डायरेक्शन जो है आई कि ईडब्ल्यू 10% जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए हम जो है स्कूल्स में, कोई भी प्राइवेट स्कूल हो या जो है प्राइवेट स्कूल्स में, उनमें जो है हम वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे इन स्टूडेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनमें कंपनीज भी जो है ऐसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी भी होती हैं। तो भाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि बहुत बड़े फीस ले रहे हैं, बहुत अच्छी खासी फीस, तो वो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर भी होनी चाहिए। अभी राइट नाउ कई सारे स्कूल्स, मैं एजुकेशन का वकील हूँ, और एजुकेशन के इतने मैटर करने के बाद लोग स्कूल्स के कई यूनियन का भी मैं एडवोकेट हूँ, तो उसमें के बाद भी मैंने कई जो है, जैसे अपने क्लर्क के लिए मैंने जो है पूछा कि किसी स्कूल में जो है, स्कूल का नाम क्यों लेना, कि सर इसमें ईडब्ल्यूएस कोटे में एडमिशन हो जाएगा। बोले नो नो नो, वी डोंट हैव एनी ईडब्ल्यूएस कोटा राइट। इतने अवेयरनेस के बाद भी तो मुझे लगता है एजुकेशन लॉ पे काम करने की हमें ज़्यादा ज़रूरत है, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को। और क्योंकि हमारी बेस कहाँ से स्टार्ट होती है, सोसाइटी की जो है बिल्कुल बेस है ना, जो न्यू है वो एजुकेशन सिस्टम आपका, वो अच्छा होना चाहिए। उनके राइट्स को पहले आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए। जैसे अब जो है स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि जो है एजुकेशन लॉ ओनली है, ये नहीं है कि आप स्कूल्स के लिए लड़ रहे हो, जो है टीचर्स के लिए लड़ रहे हो, या फिर जो है स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहे हो, या किसी CBSE के अगेंस्ट लड़ रहे हो, UGC के अगेंस्ट नो। मुझे लगता है अवेयरनेस को लेकर के एक प्रोग्राम जो है बनाया जाना चाहिए, कि जो स्कूल्स में अपने राइट्स को लेकर के जो है स्टूडेंट्स को अवेयर किया जाए, वो भी एजुकेशन लॉ का एक पार्ट होना चाहिए। जी, तो अभी आपने एजुकेशन की बात करी, स्कूलिंग की बात करी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक NCERT की 8वीं क्लास की बुक में एक स्टेटमेंट थी कि जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं, या जो जुडिशियल सिस्टम है हमारा, वो करप्ट और पेंडिंग केसेस से भरा हुआ है। समथिंग लाइक दिस एक स्टेटमेंट हमारी NCERT की बुक्स में थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने NCERT के ऊपर ही ये चीज़ केस कर दी है। तो और जिन्होंने वो, जो राइटर्स थे उस, जिन्होंने वो बुक लिखी थी, या जिन्होंने वो पैरा लिखा था, उनको डिबार्ड कर दिया है पूरे NCERT सिस्टम से, कि अब वो NCERT की कोई भी बुक्स नहीं लिखेंगे। और साथ ही साथ 2.5 लाख से ऊपर करीबी कुछ कॉपीज उनकी प्रिंटेड थी, जिस पर रोक लगा दी गई। तो उसके ऊपर कोई आपको अपडेट कि अब NCERT क्या सामने से लाना चाहेगा या क्या करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने ये बोला, जो भी, क्योंकि हमारी जो जुडिशरी है ना, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, और कॉमन मैन की एक लास्ट जो बिल्कुल पावरफुल आदमी है उसकी भी, और जो बिल्कुल लेमैन है, हम मतलब कह सकते हैं संसद से सड़क तक किसी भी पर्सन की जो है, अगर कोई एक लास्ट होप होती है ना, तो वो होती है कोर्ट की। लास्ट अगर कुछ नहीं हुआ, सब जगह से हार गया, तो बोलता है आई विल सी यू इन द कोर्ट, आपको मैं कोर्ट में देख लूंगा। कोई नहीं जो है आप सारी चीज़ों से बच गए, तो कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। एक होप है, उस होप को अगर हम जुडिशियल सिस्टम पे हम मानते हैं कि हम उन्हें एज ए प्रोनाउंस करते हैं, माय लॉर्ड, योर लॉर्डशिप, योर ऑनर, मतलब मुझे लगता है वो पर्सन जो बैठा हुआ जुडिशरी है, उसके हाथ में किसी भी पर्सन की लाइफ है, किसी भी पर्सन की लाइफ को वो चेंज कर सकता है। किसी को भी कोई पर्सन को जो है ये राइट नहीं है कि वो
किसी को लाइफ दे सके या जो है ले सके। बट सुप्रीम कोर्ट के पास जो है या जुडिशरी के पास हमारे वो पावर है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर हमारे जुडिशरी के एक बच्चा जो अब फाउंडेशन की जो मैंने पहले बात कही कि हम फाउंडेशन मुझे लगता है स्ट्रांग होनी चाहिए। फाउंडेशन में आप उन्हें ये बताओगे जो है कि जुडिशरी बिल्कुल करप्ट है, तो Exactly. ये चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। और वो हमारी जुडिशियल सिस्टम एक्चुअल में बहुत फेयर है जो है, और बहुत उसमें ऑनेस्टी से काम होता है जो चीज़ें, क्योंकि आपको एक कॉमन मैन को भी रिलीफ मिलता है उसमें, और एक आपकी वर्ड्स में आप कह लें एक एक्यूज पर्सन को भी, एक अपराधी को भी वहाँ पे न्याय मिलता है। उसको भी उम्मीद होती है कि मैं यहाँ नहीं मिला, कोई नहीं, हाई कोर्ट जाऊँगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा। और एक जो पावरफुल पर्सन है वो भी सोचता है कि जो है मैं कुछ नहीं होगा तो कोर्ट में जो है इन चीज़ों को करके रिलीफ ले लूँगा। तो वो माइंडसेट उसका चेंज नहीं होना चाहिए। उस बच्चे के माइंड में रहना चाहिए कि जुडिशरी कहीं नहीं है तो लास्ट होप मेरे लिए भी जुडिशरी है, और जुडिशियल सिस्टम हमारी लॉ पे, वो बात आ जाती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पे जी। तो उसके अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे, अपने सिस्टम पे भरोसा होना चाहिए, तभी जाके हम जो है एक जो सोसाइटियल चेंज की आप बात कर रहे हैं वो चेंजेस तभी जाके पॉसिबल है। और अगर हम बात कर रहे हैं अभी एजुकेशन सिस्टम की, जो आपने मेरे को बताया, ये बातें बाहर तक नहीं जा पा रही। मतलब एक कॉमन मैन को नहीं पता कि एजुकेशन लॉ में भी इतने केसेस आ रहे हैं, ये इनमें फेम नहीं आ पा रही, इनकी जजमेंट्स लोग नहीं पढ़ रहे, क्योंकि सबका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो कहीं ना कहीं पे फेमस टॉपिक्स लाइक रेप, मर्डर, क्रिमिनल लॉ प्रोसीडिंग, इन सब चीजों में ही रिवॉल्व कर रही है। तो उस चीज को कैसे आगे लाया जा सकता है एजुकेशन में? आगे आपने जो है, क्योंकि मैं भी जब स्टार्टिंग में प्रोफेशन में ज्वाइन किया और आया तो एक चीज़ मैंने देखी कि सब क्रिमिनल लॉ करना है, सिविल केसेस करना है, बट हाँ। मेरी एक क्यूरियोसिटी थी सर एजुकेशन की रोस्टर कौन सी। अपने सीनियर से पूछता हूँ, बोलते यार एजुकेशन में कौन जाता है, कौन केसेस करता है, ये देखो ये फेमस क्रिमिनल केसेज है। क्योंकि मैं कई सारे अच्छे सीनियर्स के पास था, उनके पास बहुत फेमस हाईलाइट, कुछ पॉलिटिशियंस के भी केसेस मैं कर रहा हूँ अभी। तो उनके होते थे एजुकेशन में क्यों जाना है, बट जो है इस रिगार्डिंग फिर अच्छा मुझे लगता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी एजुकेशन लॉ पे अभी अवेलेबल नहीं है। तो मुझे लगा स्टार्टिंग में तो सबके लिए डिफ़िकल्ट होता है, बट मुझे अभी जब मैं थोड़ा सेटल्ड हूँ जो है और बहुत सारी चीज़ें अभी मैं कर सकता हूँ, तो मैं कुछ ऐसा प्लान कर रहा हूँ बहुत जल्दी जो है मे बी आपको देखने को मिले कि एजुकेशन लॉ के ऊपर जो है कैसे अवेयरनेस, क्योंकि बीइंग एन एडवोकेट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और मैं लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहा हूँ जिसमें मैं थोड़ी सी एजुकेशन लॉ पे अवेयरनेस और उसकी जो भी कॉम्प्लेक्स है ना उसको इजी वे में जो है उन तक पहुँचाया जा सके, ताकि इस फील्ड में जो एक बड़ा गैप है कि इसमें ओनली कोई सीनियर एडवोकेट अपीयर होता है, जो है आपने किसी बहुत महंगे सीनियर वकील को अपीयर करा दिया। एक जैसे मैं बताऊं, कोर्ट में एक बार जो है एक एजुकेशन का केस था और वो एक नंबर से जो है इंटरव्यू में रह गया था पर्सन, और एक बड़े सीनियर एडवोकेट थे, उनकी बड़ी प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 25-30 साल का, एंड ही इज आर्ग्यूइंग कि मतलब जस्ट ओनली एक नंबर की बात है, एक नंबर की बात। कोर्ट इज सेइंग कि सर दिस इज योर आर्ग्यूमेंट्स, एक नंबर। तो एक्चुअल में लॉयर्स में भी बहुत सारे लोगों को ना वो उस लॉ पे आते नहीं हैं, और वो प्रोसीजरल पार्ट की एजुकेशन लॉ में हम कैसे प्रोसीड करेंगे कि जैसे जो है, क्योंकि एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो उसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और स्पेशली बस सिर्फ एजुकेशन लॉ में, क्रिमिनल लॉ में तो ठीक है, हमने 3 IPC CRPC एविडेंस जो है बोले जाते थे, आपने पढ़ा तो कोर्ट में आप लीडिंग रोल में रहोगे क्रिमिनल लॉ। बट एजुकेशन बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और बहुत कुछ उसमें पढ़ने करने को लिए है। स्टेट के मुझे लगता है सैकड़ों एक्ट्स हैं, हर साल अमेंडमेंट्स होते हैं, हर साल कुछ नए रूल्स आते हैं, सेंट्रल के अपने अलग एक्ट हैं, तो कई आप स्टेट वाइज जो है एजुकेशन के रूल और जो है केसेस में जो है चेंजेस आ जाते हैं। जैसे मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में एजुकेशन की जो है केस कर रहा था जी, तो वहाँ पे कुछ स्टेट के एक्ट्स अपने पर्टिकुलर थे, जैसे बोर्ड के लिए किया तो यूपी बोर्ड की रूल अलग होगी, CBSE बोर्ड की रूल अलग होगी, ICSE की अलग होगी, बिहार के लिए अलग होगी। तो ये हमारे लिए एक बड़ी डाइवर्सिटी है और बड़ा वास्ट फील्ड है। इस पे मैं काम कर रहा हूँ जो है, और बहुत जल्दी हो सकता है, बहुत एक जो है बिल्कुल कहते हैं ना जो एक
बिल्कुल नई जो है सोच के साथ और एक नया प्लेटफॉर्म डिफरेंट मॉड्यूल के साथ हम जो है आएंगे, क्योंकि ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्योंकि मैं एजुकेशन के इतने केसेस हैं, इतने स्कूल्स के केसेस कर रहा हूँ, इतने स्टूडेंट्स के, इंस्टीट्यूशन के, तो उन पे भी अवेयरनेस आए, स्कूल वालों को भी आए, ताकि स्कूल के अंदर जो है क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो स्कूल के मैनेजमेंट को भी पता लगे, स्टूडेंट्स को भी पता लगे। और स्टिल हमारे लॉयर्स में भी जो है वो चीज़ें, हालांकि लॉयर्स तो हम कहते हैं लर्नेड काउंसिल है सारे, जी जो है बहुत सीनियर्स हैं, बट स्पेसिफिक इस फील्ड में जो है मेरा एक बहुत बड़ा विजन है, मेरे कुछ ड्रीम में से एक है, उनमें से मैं एक जल्दी प्रोनाउन आपके सामने अनाउंस करूँगा। अब तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो गई जानने की इस प्लेटफॉर्म के बारे में जो आप प्लान कर रहे हो। आई होप कि आपका प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया बने, सारे लोगों में अवेयरनेस जाए। मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट सवाल में कि अब हम आते हैं आपकी तीसरी फील्ड जो है मेंटेनेंस फील्ड। आपने मेंटेनेंस के भी काफ़ी केसेस लड़े हैं, जो मतलब बेसिकली डाउरी सिस्टम होता है, डाउरी पे केस होते हैं, एलिमिनी पे केस होते हैं। तो जब हम बात करते हैं एलिमिनी की, मेरे को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है जानने की कि हार्दिक पांड्या के डाइवोर्स का सीन तो ट्रेंडिंग है, फेमस है, वो सब जानते हैं, और सबको ये लगता है कि आजकल तो बहुत कॉमन धमकी हो गई है कि अगर कोई ब्रेकअप भी हो जाता है ना किसी लड़का लड़की का, तो वो बोलती है कि बच के रहियो, एलिमिनी ले लूंगी। तो मेरा जेन्युइन ये सवाल है कि क्या एलिमिनी मिलना इतना आसान है, और क्या सच में, क्योंकि रिकॉर्ड्स कहते हैं कि 1 से 2% केसेस में आपको एलिमिनी दी जाती है, नहीं तो वो प्रोसीडिंग्स ही चल रही हैं। तो क्या इतना आसान है एलिमिनी निकालना? मैं कहूँ एल्यूमिनी जो है, आपने आए जो मैट्रिमोनियल केसेस पे, मैंने मैट्रिमोनियल में कई हस्बैंड्स के लिए मैं एडवोकेट हूँ, डिफेंस के लिए, और कुछ मैं प्रोसिक्यूशन वाइफ के लिए भी हूँ। प्रॉब्लम इज़ इन दिस टाइप ऑफ केसेस ना कि आप देखोगे डाइवोर्स का रेशियो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है जी। इसको आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में ले सकते हो कि सोसाइटी कहीं ना कहीं जो है वीमेंस अपने राइट्स को लेके प्रोटेक्टिव हो रही हैं चीज़ों को, बट आप अगर मेंटेनेंस पे स्पेशली आओगे तो उसमें प्रॉब्लम इस कि एक छोटी सी बात पे ईगो क्लैशेस को लेकर के केसेस फाइल हो जाते हैं, और केसेस फाइल होने के बाद जो है बहुत एक लंबी प्रोसीडिंग चलती है। और क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे तरफ से, क्योंकि डिफेंस एडवोकेट के रूप में तो मेरी तो ये लाइबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने क्लाइंट के लिए थी, तो मैं तो इस बात पे प्रोटेक्ट करता था जो है कि मेंटेनेंस ना देना पड़े। कई बार कई केसेस में होता है, झूठे एल्यूमिनी के केसेस भी बहुत सारे हो रहे हैं, और मैं कहूँ जो है आने वाला टाइम जो है ना वो और चैलेंजिंग होगा, क्योंकि वीमेन, अब हस्बैंड वाइफ के बीच में जो है क्या बातें हुई इसके लिए कोई आई विटनेस जो है, वाइफ ने बोला कि ठीक है इसने मुझे थप्पड़ मार दिया, देयर इज़ नो आई विटनेस, कुछ नहीं, वो कहना मेडिकल कराया, और उसमें भी खैर बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं कि आप उसमें एक लंबा ट्रायल चलता है, कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, देन फिर तो सबको मेंटेनेंस जो है नहीं मिलता। ये आपकी बात जो है ठीक है, कम मिलता है या ज़्यादा मिलता है। चलो हार्दिक पांड्या आपने जो है कहा वो सेलिब्रिटी केसेस हैं, उनमें कोर्ट ये भी देखती है आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। हाँ। जो है ऐसा नहीं है कि जो है कि जो 50,000 कमाने वाला पर्सन, अब उसके ऊपर आपने 1 लाख रुपए की एल्यूमिनी मांग ली, हाँ, हाउ इट इज़ पॉसिबल, जो है कहाँ से देगा। तो कोर्ट को भी ये आती है, इसके लिए जो है ना अभी कोर्ट्स का भी फोकस मीडिएशन पे है कि मीडिएशन प्रमोट करके कि मीडिएशन में ये केसेस जो है सेटल हो जाए, ऐसे हो जाए। बट हस्बैंड्स के लिए आपको पता ही, मैंने बहुत सारे फेमस मेरे अपने खुद के जो है जजमेंट्स हैं, आप सर्च कर सकते हैं उसको, और जो है लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो की जो है यूज होते हैं, जिनमें हस्बैंड राइट्स पे हैं, वाइफ के राइट्स को लेकर के भी जो है कुछ चीज़ें मैंने जो है करी हैं, बट कई सारे झूठे एलिगेशन में कि चलो कोई नहीं, जो है कुछ नहीं, हमारी आपकी आप बात बनी, तो मैंने क्या किया, एक झूठा रेप केस आपके ऊपर फाइल किया। जैसे जस्ट लाइक अब कुछ दिन हम जो है रिलेशन में रहे, अब रिलेशन में हमारी बात नहीं बनी, फिर मैंने क्या किया, झूठा एक एलिगेशन लगा दिया कि जो है इसने मेरे को जो है हरासमेंट किया, रेप किया, कुछ किया, या अभी मैरिटल रेप नहीं है, तो ये चीज़ जो है अभी हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं आ रही है, तो वहाँ दूसरे कॉन्सेप्ट में कि जो है इसने डोमेस्टिक वायलेंस किया, डावरी मांगी। जो है डावरी स्टिल एक जो है बुरी चीज़ है जो है सोसाइटी में, बट वो उसके केसेस कितने सही हैं कितने गलत हैं, इस पे एक बहुत बड़ा जो है डिस्कशन का विषय होगा। तो मुझे लगता है सबको नहीं मिल पाते हैं, उसमें रीज़न ये भी है, उसमें से कितने केसेस सस्टेन करते हैं, कितने केसेस सही होते हैं, बहुत सारे केसेस जो है सेटल हो जाते हैं। तो आपने अभी बताया मीडिएटर अपॉइंटमेंट टर्म, तो मेरे को एक लीगल रिपोर्टिंग साइट से दिखा कि कल परसों की बात है, आपने शायद हाई कोर्ट में ही मीडिएटर अपॉइंटमेंट पे हाई कोर्ट के खिलाफ प्ली डाल दी,
वो क्या केस था? एक्चुअली आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के अगेंस्ट जो है केस डाल दी। हाँ, अभी मैंने कहा कि मैं कुछ लॉयर्स के राइट्स की भी लिए करता हूँ। एक्चुअल में एक नोटिफिकेशन थी दिल्ली हाई कोर्ट की जो मीडिएशन सेंटर है समाधान, हम जी। जानते हैं। तो उनकी एक नोटिफिकेशन थी, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो है मैंने चैलेंज किया था उस पे जो है, क्योंकि उस केस को पूरी आप जाएंगे तो वो कई जो है साइट्स ने अब रेफ़र किए हैं उसको, रिपोर्टेबल है, आप पढ़ सकते हैं पूरे केस। बट उसमें ये था कि जो है एक चाहिए कि हाई कोर्ट के अगेंस्ट जाना, मीन्स जो है मैंने वो कोर्ट में कि वो जो नोटिफिकेशन है ना उसकी क्राइटेरिया जो 3 क्राइटेरिया थी, तो एक पर्सन के लिए जो है वो सारी क्राइटेरिया में एक क्राइटेरिया ऐसी थी जो मुझे लगी कि जो आर्बिट्री है, जो कि मनमाना है, ये बिल्कुल लॉफुल नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो मैंने उसको चैलेंज जो है किया, और जो है एक चैलेंज किया, और उस पर पॉजिटिव ये रहा कि कोर्ट ने उस पर नोटिस इशू कर दिया हमें, और नोटिस इशू के साथ वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ हमारे पास जो है जैसे आप बता रहे हैं, तो लॉयर्स के राइट की ये बात थी। कहीं मुझे लगता है अपने राइट्स के लिए भी जो है हमें लड़ना चाहिए। तो वो मुझे लगता है ना, जो है मैंने कहा कि स्टार्टिंग में आपने क्वेश्चन पूछा, अब आपको डर नहीं लगता परसेप्शन से? हाँ। और कुछ लॉयर्स हो सकता हो कि मेरे को बुरा भी बोले, कुछ अच्छा भी कहेंगे, जिनके फेवर में जो है आएंगी चीज़ें। बट वही हमें वो बात ख़त्म हो गई कि जो है हाई कोर्ट से लड़ना हो, सुप्रीम कोर्ट से लड़ना हो, सरकार से लड़ना हो एडवोकेट के रूप में, जब हमारे सीनियर्स ने जो है सरकारों से लड़ गए, अंग्रेज़ों से लड़ लिया, तो फिर हमारे लिए जो है जो सही के लिए है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसके लिए लड़ना कोई बड़ी बात जो है नहीं है। और एडवोकेट के रूप में ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी सोसाइटी में, वो चाहे कोर्ट से हो रही हो और चाहे हमारे लॉयर्स बॉडी में हो रही हो, उनके अगेंस्ट हमें आवाज़ उठानी चाहिए। तो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ADR जो हमारे जुडिशियल सिस्टम में, जो लीगल सिस्टम में एक टर्म यूज की जाती है, बहुत कॉमन टर्म है, क्या ये सक्सेसफुल है मतलब इस मामले में? एक्चुअली अर्पित, आप कह सकते हैं जो है कि सक्सेस और जो है इसकी फेलियर की तो मैं बात जो है नहीं करता हूँ कि सक्सेस है फेलियर, बट हाँ स्टिल सक्सेस है। ADR के बहुत सारे मैकेनिज्म है। अभी गवर्नमेंट का जो ध्यान जैसे मीडिएशन पे जा रहा है, मीडिएशन रूल्स जो है आ रहे हैं, आर्बिट्रेशन आ रहे हैं, कॉमर्शियल केसेज में मैंडेटरी कर दिया है कि प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन। वो कितना सक्सेस हो रहा है नहीं हो रहा है वो अलग की बात है, बट एक ट्राई कर रहे हैं हम की बातचीत से, और पहले ही, क्योंकि कोर्ट के ऊपर जो है इतना ज़्यादा बर्डन है ना, कोर्ट ओवरबर्डनड है, इतने केसेस हैं, तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो लगता है कि सेटल हो सकता है, तो उन केसेस में जो है मीडिएशन और जो है आर्बिट्रेशन, ADR यू कैन से कि वो उसका एक बड़ा रूप आएगा और वो सक्सेसफुल जो है होगा। उसी के रिगार्डिंग फॉर दिस रीज़न जो है मैंने ये जो केस फाइल किया दिल्ली हाई कोर्ट में, ये इसी रीज़न से जो है फाइल किया कि आप जो है मीडिएशन और के थ्रू आप चाह रहे हैं कि जो है केसेस के बर्डन कम हो, बट आप अपनी चीज़, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, बट जो चीज़ों में अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों को लेकर के जो आर्बिट्री है, उसको लेकर के आप कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिर इसमें मीडिएशन को प्रमोट करने वाले लोग आएंगे? अब जिन पर्सन के लिए मैंने ये जो केस फाइल किया, उनका बहुत एक लंबा एक्सपीरियंस जो है मीडिएशन में है, सीनियर मोस्ट मीडिएटर है, 25 ईयर प्लस जो उनका एक्सपीरियंस है, वो पर्सन एलिजिबल नहीं है। तो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को इसी रीजन का कि ऐसे पर्सनस को, तो हमारे लिए भी है, सबके लिए चैलेंज है कि उसमें मोर जो है ना ज़्यादा जो है हमें ऐसे पर्सन आए जो प्रमोटिंग हो, जो मीडिएशन को प्रमोट करते हो, ऐसे लोग आए, तो या ADR को प्रमोट करते हो, ना कि बस उसको जो है एक रीजन अपनी एक डिले टैक्टिस बना ले कि केस में जो है कैसे डेट ले लेनी है और जो है कैसे जो है हमें हाँ केस लंबा खींच लेना, मीडिएशन में रेफ़र करवा ले, वो ना हो। तो उसके बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट है अभी। और जैसे आपने भी बताया कि केस लंबा खिंचवाना, ये सब चीजें जो है ये ADR में बेसिकली बहुत ज्यादा कॉमन है कि ADR में नहीं, आप सारे केसेस में, क्योंकि कॉमन मैन को लगता है जो है वो मूवीज देख के कि तारीख पे तारीख मिल रही, तारीख इन द सेंस कि उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, जो है उसमें प्रोसीजरल पार्ट है कि कोई चीज़ जो है, जैसे हाई कोर्ट में गए, रीट आपने फाइल करी, तो उस पर नोटिस होता है, जैसे हमारी पिटीशन पे नोटिस हुई, फिर उस पर रिप्लाई आता है, रिप्लाई पे रिजॉइंडर भी फाइल हो सकता है, कोर्ट के कुछ ऑब्जर्वेशन होंगे उसके, तो एक लंबा प्रोसेस है, चलता है। तो ADR उसी के लिए है कि एक बार मीडिएशन में आप बैठ के देख लो, इतने लंबे प्रोसीजर में हमें ना जाना पड़े जी, लंबा प्रोसीजर ना हो। हम ये कर सकते हैं उसके लिए कि एक बार दोनों पार्टी बैठ के, क्योंकि दोनों पार्टी आपस में एक दूसरे को
समझौता टाइप। जानते होंगे क्रिमिनल जी। केसेस में नहीं, सिविल केसेस में। हाँ। तो या कुछ कॉमर्शियल आपके डिस्प्यूट है तो उनमें ये केसेस जो है सेटल हो सके। ठीक है, तो अब मैं आपके प्रोसीजर वर्ड को पिन करके एक अपना क्वेश्चन लाना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग जो अपने मूवियों की बात करी तारीख पे तारीख, वो सब चीज़ें फिल्मों में जैसा दिखाया जाता है या इन वर्ल्ड में बोला जाता है कि मेरे को ये प्रोसीजर जानना है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनके अंदर जो केसेस ऊपर ऊपर जाते हैं वो क्या सिर्फ क्लाइंट बेसिस पे जाते हैं या कभी कभी कोर्ट भी रिकमेंड करता है? मतलब वो प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से हम सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं? एक्चुअल में कई सारी चीज़ें हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट जाने में, क्योंकि अगर आप क्रिमिनल केसेस की जैसे बात करी तो क्रिमिनल केसेस में जो भी एफआईआर केसेस हैं जिनमें एफआईआर के लिए आपको पुलिस स्टेशन जाना होगा। जी। और कंसर्न पुलिस स्टेशन की एक जो है कंसर्न एमएम होता है, जिसको यहाँ दिल्ली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, बाकी जगह पे जो है सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। तो उस कोर्ट में होता ही है कि पहले आपको एक प्रोसीजर है कि जी। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे, फिर हाई कोर्ट जाओगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओगे। कुछ केसेस ऐसे जैसे जो आप जो है सुप्रीम कोर्ट में आप एसएलपी फाइल करते हो या हाई कोर्ट में आप जो है रीट फाइल करते हो, उसमें डायरेक्ट भी आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। Okay. बट आपके पास अथॉरिटी है हायर कोर्ट में जाने की, लेकिन कई बार आपकी रेमेडीज ये होती हैं कि पहले आपको जाना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। जैसे क्रिमिनल केसेस में आपको जाना ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल नहीं चलेगा। ट्रायल के लिए आपको एविडेंस करवाना है, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, जो है स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर, वो सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होंगे। लेकिन कुछ बहुत सारे कॉमर्शियल केसेस में, कुछ बड़े हाई प्रोफाइल केसेस में आप डायरेक्ट भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अच्छा, कई बार इसमें जो है ये भी होता है कि लॉयर्स से कई बार गलतियां भी होती हैं, वो डायरेक्ट जो है अप्रोप्रिएट कोर्ट में नहीं जाते, बहुत हायर कोर्ट में चले गए, तो वो फिर से कोर्ट भी रिकमेंड करती हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में एक बेल पिटीशन को लेकर के अभी जैसे देखा जो है जो आसाराम केस में जो है था, पहलवानों का केस था जिसमें जो है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऑब्जर्वेशन जो है दी कि आपको पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना है। एक प्रोसीजर है जो है जिसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, सिविल प्रोसीजर कोड है, या सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो है सुप्रीम कोर्ट एक्ट है उसके रूल के अकॉर्डिंग उस तरीके से ही जाना। डायरेक्टली आप जाएंगे तो फिर एक जंप होता है, वो एक गैप होती है, उस गैप को फिर फिल कैसे होंगी, तो उस रिगार्डिंग जो है हमारा एक प्रोसीजर है कि कैसे एक केस, कोई भी जो है क्रिमिनल केस, पहले एफआईआर होगी, एफआईआर नहीं होगी तो हम कोर्ट में, हमारे पास ऑप्शन है कि हम जो है थ्रू 156(3) आईपीसी में सीआरपीसी के थ्रू हम जो है उसको कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं जी। जो है। तो वो प्रोसीजर से होके जाना होता है, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। क्योंकि अब तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का काउंसिल हूँ, तो बहुत सारे केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है रोज़ देखता हूँ, मेरे प्राइवेट केसेस भी बहुत हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में बेल मैटर खूब आते हैं। मैंने एक गैंग रेप में जो है बेल करवाई, तो वो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिजेक्ट हुई, फिर हाई कोर्ट में रिजेक्ट हुई, अभी जाके सुप्रीम कोर्ट में जो है बेल उसकी हुई और एफआईआर क्वेशिंग हो गई वहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि जो है गैंग रेप का मैटर नहीं बनता है ये, और इसमें एफआईआर जो है झूठी थी, गलत थी सर्कमस्टेंसेस। तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास जो है ये राइट है। बट अगर आप जो है यही किसी केस में, एक केस में जैसे मेरा एक क्लाइंट मुझे बहुत जो है हाई एंड बहुत हैंडसम अमाउंट में जो है फीस देके बोला, सर सीधी आप मेरी बेल सुप्रीम कोर्ट में फाइल करो। तो मैंने उसको एडवाइस जो है किया कि नहीं, हम पहले जो है सेशन कोर्ट जाते हैं, फिर हाई कोर्ट, देन फिर सुप्रीम कोर्ट। नहीं होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोसीजरल जो है ना लैप्स होगा, तो आपको जो है ये इफेक्ट करेगी। बट नहीं, तो मैंने हर सुप्रीम कोर्ट में बेल फाइल किया, उसकी बेल रिजेक्ट हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट इन द सेंस की एक ऑब्जर्वेशन दी कि जो है पहले आप जो है ना नीचे कोर्ट में जाए, सेशन में जाए। तो उसकी इतने लंबे जो है जुडिशियल जो भी प्रोसीजर है ना, जंप नहीं होना चाहिए। इस रीजन से एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करके ही हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की प्रोसीजर को फॉलो अप करते हैं। ओके, तो अभी आपने क्रिमिनल का नाम लिया, तो अब मेरा ये आज का लास्ट सवाल कि अभी अभी रिसेंटली न्यू क्रिमिनल लॉ आया है, तो उस पे आपका क्या मानना है कि मतलब क्या बेटरमेंट्स हुए हैं उसके अंदर या क्या मॉडिफिकेशंस हुए हैं? जैसे जनरली जो है कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे एक प्रोविजन है अमेंडमेंट्स का, जी। तो समय समय के साथ जो है ना वो चेंजअप भी जरूरी होता है कि बहुत सारी चीज़ें अब क्रिमिनल लॉ बनी थी 1860 में, बहुत पहले बनी जो है, तो अभी बहुत सारे नए टाइप के क्राइम, जैसे मैंने कहा साइबर में मैं बहुत सारे केसेस, तो अब चीज़ें पैटर्न चेंज हो गई, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आ रहे हैं। जो पहले हमें सीडी मिलती थी, राइट, जो है सीडी फॉर्म में जो है कुछ एविडेंस ऑफ क्वालिटी, अब वो पेन ड्राइव में। तो उस चेंजअप के लिए जो है ना एक जब टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट हुए, 100+ अमेंडमेंट्स हुए, और जो है हमारे
क्रिमिनल लॉ में भी अमेंडमेंट्स हुए, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस में भी हुए। तो अभी वो पूरे सिस्टम को जो है गवर्नमेंट ने चेंज करके एक जो है नया सिस्टम जो है बेटर सिस्टम कह सकते हैं बेटर हम। सिस्टम क्या कह सकते हैं आप, जो है उसको मॉडिफिकेशन उसका किया, कुछ नई चीज़ें उसमें इंक्लूड करी। तो हमें न्यू क्रिमिनल लॉ जो है भारतीय न्याय संहिता जो है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और जो है और बीएनएसएस और जो है बीएसए जो है तीनों आई। तो अब नई क्रिमिनल लॉ पे हम काम कर रहे हैं जी। उस पर। तो बहुत खूब सर, बहुत मज़ा आया आपसे आज बात करके, बड़ी नई नई चीज़ें हमें पता चली। और स्पेशली जो आप काम कर रहे हैं एजुकेशन लॉ पे, आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट कि आपका जो प्लेटफॉर्म हो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो हमारे सारे यूथ के लिए, हमारी जनता के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय गेस्ट सर। थैंक यू। थैंक यू अर्पित, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।